नमस्कार। आज की कहानी है ससुराल के ताने। स्नेहा ने ससुराल की चौखट पर कदम रखा ही था कि उसके कानों में शादीशुदा छोटी ननंद रेनू की आवाज़ पड़ी। हे भगवान, मम्मी तुमने क्या देखकर भाई की शादी वहाँ करवा दी। वहाँ न तो स्वागत ढंग से हुआ और न ही खाना अच्छा था। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। लगभग पैर पटकते हुए रेनू बोली, कोई बात नहीं, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। स्नेहा की सास कामनी जी धीरे से बोली, क्या बात कर रही हो माँ, मेरे ससुराल में तो मेरी नाक ही कट गई। रेनू ने तुनक कर जवाब दिया, दीदी मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं है। यह सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था, किंतु पापा बोले शादी यही होगी और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया और अब परिणाम सामने आया है। देवर मनीष बोला। बेचारी स्नेहा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब उसके पापा ने अमित के पापा से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर होगा। फिर आज ये सब को क्या हो गया। तभी अमित की आवाज़ आई, अरे अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं। भाभी को आते देर नहीं, भाभी की चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कल वहाँ का खाना तो इतना थर्ड क्लास था, एक निवाला गले से उतरा ही नहीं। आलोक तो नाराज हो रहे थे। अपने परिवार के साथ जाकर वह किसी होटल में खाकर आ गए थे। रेनू, ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से पेट खराब हो जाता है। अमित हंसकर बोला, देखो मम्मी, भाभी के घर में कदम रखते ही अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। मम्मी, स्नेहा ने कई दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया है, उसकी मम्मी बोल रही थी और वो रास्ते में रो भी बहुत रही थी। किसी से बोलकर एक कप चाय बनवा दो, अमित ने कामनी जी से कहा। कामनी जी चुप रहीं। अमित समझ गया कि रेनू और मनीष की बातें मम्मी पर असर कर चुकी है। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी स्नेहा की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती स्नेहा को अमित की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद अमित की बुआ की बेटी सपना स्नेहा के पास आई। उसके हाथ में चाय के साथ बिस्किट भी दे दिए। लो भाभी, भैया ने भिजवाए हैं, बोल रहे थे कि अभी खाना बनने में कुछ समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी मुझे भूख नहीं है, स्नेहा ने दुखी मन से कहा। भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाया है, मैं जानती हूँ आपको मामी जी और रेनू दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी इनकी बात पर ध्यान मत दो, यह तो ऐसी ही हैं। पता है एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कहा था मामी ने, तब से वो भी यहाँ नहीं आती हैं। शादी में मुझे ही भेजा है। पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वह तो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप यह खा लीजिए और फिर कोई कुछ भी कहे। मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? दीदी मुझे आज डर लग रहा है, बस यही लगता है कोई कुछ कह न दे। स्नेहा बोली, भाभी परेशान मत हो, अभी मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगी। तब तक आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। माँ आएंगी तो मैं चली जाऊंगी। इतने में कामनी जी आ गई। सपना भाभी के साथ बातें करती रहेगी या फिर आगे भी कुछ होगा? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है, खाने के लिए कोई छूट न जाए। मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी तो खाना लगवा दो। तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है, जब तक बड़े नहीं खा लेते वह कैसे खा लेगी? ससुराल के कुछ तौर तरीके होते हैं, वह आनी चाहिए। और फिर यह बिस्किट चाय भी तो पेट में ही गया है। जी मामी जी, सपना ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई।
कामनी जी स्नेहा के पास आई और धीरे से बोली, तुम अभी नई आई हो, कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता, थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। स्नेहा कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबकी सुन रही थी। रात हुई, स्नेहा को सोने के लिए एक चारपाई दे दी गई। पूरे दिन में कोई न कोई उसके पास आता रहा, पर रेनू और मनीष एक बार भी उसके पास नहीं आए। पिछली 3 रातों से जागी स्नेहा चारपाई पर लेट तो गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। मम्मी पापा से कह रही थी, देखिए इतनी छोटी सी आमदनी में हमने कैसे घर को चलाया है, मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल था। उस पर भी स्नेहा की शादी के लिए भी जोड़ने की कोशिश की, तब जा करके इतना कर पाए हैं। हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है, पर स्नेहा की शादी तो निपट ही जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब हो जाएगा, उधार लेने की नौबत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। और फिर गोपाल जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है जितना कर सकते हो उतना कर देना। उन्हें हमारी हैसियत नहीं, हमारी स्नेहा पसंद है। हाँ वह तो सही है, पर मैंने सुना है स्नेहा की सास बहुत तेज स्वभाव की हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो देखने आई थी हमारी स्नेहा को, और हमारी स्नेहा को देखकर कितनी खुश हुई थी। वो और अमित की हाँ पर ही तो शादी हो रही है। इसीलिए स्नेहा की मम्मी मन में फालतू के वहम मत पालो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान करे ऐसा ही हो। स्नेहा की मम्मी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जमा पूंजी सच में बहुत कम थी और इसीलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और कुछ दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार भी ले लिया, ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रहे, पर अपने घर में किसी को भनक भी न लगने दी। स्नेहा का छोटा भाई जय अभी पढ़ ही रहा था और आज ससुराल आकर यह सब सुनकर स्नेहा का मन दुखी था। सोचते सोचते कब सो गई स्नेहा को पता ही नहीं चला। अगली सुबह 5 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया, बहू ये तुम्हारा ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया है, आगे से याद रखना, घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाए। लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कामनी जी बोली, जी मम्मी जी। स्नेहा डरते हुए बोली, कहने को तो अपना घर था, फिर भी न जाने क्यों उसे हर समय डर लगता रहता था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और स्नेहा भी नहा धोकर तैयार हो गई। तभी रेनू ने कमरे में कदम रखा और स्नेहा को गौर से देखते हुए बोली, भाभी तैयार हो गई कि नहीं? जी दीदी तैयार हूँ। स्नेहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वह घर के माहौल को हल्का करना चाहती थी। यही साड़ी है आपके पास या कोई दूसरा भी है? लगता है सारे काम बस सस्ते में ही निपटा दिए हैं। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी। स्नेहा बड़े प्यार से बोली। फिर स्नेहा ने अपना सूटकेस खोल दिया। रेनू ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, कोई भी साड़ी ढंग की नहीं है, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है। थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना, बाकी खाना घर की औरतों ने बना लिया है। अच्छी खीर बनाना। जी दीदी, स्नेहा बोली। रेनू चली गई और स्नेहा की धड़कन तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूंगी, पापा हमेशा बोलते थे स्नेहा खीर बहुत अच्छी बनाती है। और पापा को याद कर स्नेहा रो पड़ी। पापा को मेरे ना रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी, और कितना अकेला हो गया होगा मेरा भाई मेरे बिना। तभी सपना आ गई। अरे भाभी रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है, समझ सकती हूँ। और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी मुझे रसोई नहीं पता कहाँ है, कमरे से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। स्नेहा बोली, अरे चलो मैं ले चलती हूँ, मैं यहाँ आई इसीलिए हूँ, चलिए।
स्नेहा सपना के साथ रसोई तक पहुंच गई। आज से रसोई भाभी की हुई कहकर सपना हंस दी। स्नेहा ने घूंघट डाले डाले खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। साथ स्नेहा की मुंह दिखाई भी हुई। सब ने शगुन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दिया। गोपाल जी ने भी खीर खाकर अपनी प्यारी सोने की अंगूठी दी, पर सासू माँ के पास से कुछ न बहू के लिए निकला। स्नेहा ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और रेनू की नज़र पर तो भाभी की ओर से मिलने वाले नेक पर थी। मम्मी, भाभी को सबने कुछ न कुछ दिया है, पर भाभी ने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे मांग लो अपनी भाभी से जो कुछ चाहिए, मना थोड़े न करेंगे, आखिर इकलौती ननंद हो तुम। और मम्मी, मुझे भी नहीं मिला कुछ शादी में। आज सुबह मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई के ससुराल में क्या मिला है। मनीष ने कहा, अरे देखो यही सही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले या ना मिले। कामनी जी बोली। तब तक गोपाल जी भी आ गए और बोले, रेनू और तुम्हारे और मनीष के लिए मैंने सोने की चैन बनवाई है। भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और मनीष, तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे। घर में अब तुम्हारी भाभी आ गई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए तुम्हें। कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत ना हुई कि आगे कुछ बोलते। गोपाल जी कमरे से बाहर चले गए। रेनू ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे, सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनकी आगे इतनी बेइज्जती कर दी। रेनू बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे। वैसे भी पापा को शुरू से ही भैया को पसंद करते आए हैं। स्नेहा को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और रेनू की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरे तरफ से ये आप ले लो। नहीं चाहिए मुझे यह अंगूठी, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी, ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं। यहाँ की हर चीज़ पर पहले हक आपका है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। ठीक है। इतना कहकर रेनू पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और स्नेहा डरी सहमी खड़ी देखती रही। भैया, आपके लिए पापा ने घड़ी भिजवाई है, पर मुझे आप मिले ही नहीं अभी तक ठीक से, इसीलिए नहीं दे पाई। चलिए अभी दे देती हूँ आपको। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई में से ही खरीद लूँगा। मनीष के तेवर देखकर स्नेहा आगे एक शब्द ना बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा अमित सारा तमाशा देख रहा था। स्नेहा को सपना ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाया। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और स्नेहा को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन में हंस हंस कर सबको विदा करती रही। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। रात के 10 बजे थे। सपना अपनी भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो, कामनी जी की आवाज़ आई। थोड़ी देर में सपना ने स्नेहा को उसके कमरे में पहुंचा दिया, जहां अमित पहले से ही उपस्थित था। फिर तो सपना चली गई। आओ स्नेहा, यह हमारा कमरा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। स्नेहा धीरे से मुस्कुरा दी। अरे, अब किससे घूंघट कर रखा है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही तो हूँ, कहकर उसने स्नेहा का घूंघट हटा दिया। स्नेहा शर्मा गई, आंखें तो पहले ही झुकी थी। अमित ने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, स्नेहा, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने कल से आज तक में बहुत कुछ झेला है, सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और रेनू गुस्से में तेज हैं। अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मनीष अभी नादान है और सही गलत या फिर रिश्तों की उसे अहमियत पता नहीं है। लोग इस घर में जो भी हैं गलत है, तुम्हें सही बनाना है उन्हें, वो भी प्यार से। जी, मैं आपकी हर बात को पूरे जीवन याद रखूंगी। स्नेहा बोली। बस स्नेहा, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की तलाश थी। इतना कहकर अमित ने स्नेहा को गले से लगा लिया।
अगली सुबह स्नेहा 5 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करे। फिर भी उसको जैसा समझ आया पूरे घर को झाड़ू पोछा, साफ सफाई करके नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वह जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी रेनू की आवाज़ आई, मम्मी इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोछा लगाया है। बेटा पंखा चालू कर ले, अब यह सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज़ सुनकर अमित की भी नींद टूट गई और स्नेहा भी नीचे उतरकर आ गई। क्या हुआ दीदी? स्नेहा डरते हुए बोली, जो कमरे में गंगा यमुना बहाई है उसकी बात हो रही है, रेनू ने कहा। स्नेहा ने कमरे के फर्श पर नजर डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। ओ मम्मी, यह क्या बन रहा है? आज मुझे प्याज के पराठे खाने हैं। मैं ये लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकता। स्नेहा रसोई की ओर भागी। भैया परेशान मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद स्नेहा नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुंची तो अमित बोला, आओ जी नाश्ता। स्नेहा बोली, आओ ना तो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। अमित स्नेहा का हाथ पकड़कर बोला, पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं। तुम भी तो सुबह से लगी हो। कोई बात नहीं। नहीं, तुम्हें खाना होगा, अमित बोला। तभी रेनू आ गई। अमित स्नेहा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। भैया पापा बुला रहे हैं आपको, रेनू कहकर चली गई। पर रसोई में जाकर रेनू ने मम्मी के आगे हंगामा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम भूखे ही पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही हैं। क्या करे बेटा, समय बहुत खराब है। समझ में नहीं आता क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि मदन आ गया। घर का दामाद था, इसीलिए कामनी जी को चुप होना पड़ा। रेनू, घर चलना है या फिर यहीं रहना है? अब भाभी को घर संभालने दो। आलोक की आवाज में कड़कपन था। कामनी जी चुप। रेनू ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। शाम को रेनू अपनी ससुराल चली गई और देवकी बुआ जी आ गई। भाभी बहू बहुत अच्छी है, देवकी बुआ ने कामनी जी से कहा। अरे पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी अभी काम समझ नहीं आ रहा है। मुझे यह सब सिखाना पड़ेगा। स्नेहा घर की बड़ी बहू है, सबका ख्याल रखना, देवकी जी बोली। इससे पहले कि स्नेहा कुछ कहती, कामनी जी बोल पड़ी, रखेगी क्यों नहीं, अब रहना भी तो इसी घर में है। बात सही थी, पर कहने का तरीका गलत था। अगले दिन देवकी बुआ सपना को लेकर चली गई। जाते समय कामनी जी ने देवकी जी को एक साड़ी और सपना को 100 रुपए दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर सपना ही थी जिसने की शादी के 7 दिन पहले से आकर घर का सारा काम संभाला था और स्नेहा के आने के बाद स्नेहा का पूरा ख्याल रखा। चलते चलते स्नेहा ने अमित से पूछकर एक साड़ी बुआ को और एक सूट सपना को पकड़ा दिए। यह सब कामनी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और स्नेहा, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? देवकी जी ने स्नेहा से कहा, ले लीजिए बुआ जी, आप यूं ही आती रहिए, हमें अच्छा लगेगा। ले लो देवकी, महंगी साड़ी लगती है। कामनी जी ने साड़ी को हाथ लगाते हुए कहा। मम्मी ऐसे मत बोलो, यह तो स्नेहा का प्यार है बुआ के लिए, अमित बोला। स्नेहा भी मुस्कुरा दी। देवकी जी के जाते ही कामनी जी ने घर में तांडव मचा दिया। कामनी जी बोली, इतनी बड़ी हो गई, अभी पैर घर में रखा है और अभी से मालिक बन गई। अभी 2 दिन नहीं हुए आई और बुआ पर इतना प्यार आ गया। कामनी, तुम किसी भी बात का जब तक तिल का ताड़ न बना दो तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया ठीक किया। मैं तो तुम्हारी सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने मेरी लाज रख ली उसके आगे, गोपाल जी ने कहा। खुश रहो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। स्नेहा अपने कमरे में चली गई। सभी लोग चले
गए। अब घर में मम्मी, पापा, मनीष, अमित और स्नेहा बचे थे। स्नेहा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती। एक बहू की जो जो जिम्मेदारी थी सब बखूबी निभा रही थी और कामनी जी अपनी सास की भूमिका को पूरी तरह से निभा रही थी। स्नेहा के हर काम में कमी निकालना ही उनका काम था, लेकिन स्नेहा अमित से कुछ न कहती, हमेशा सबके सामने हंसती रहती। अगली सुबह ही स्नेहा के पापा अपनी बेटी को लेने आ गए। स्नेहा दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। कितना इंतजार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा भी मन नहीं लग रहा है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने के एक एक दिन गिन रही है। स्नेहा के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि कामनी जी आ गई। समधी जी को सामने देखकर कामनी जी के चेहरे पर कोई खास खुशी न दिखाई दी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही। भाभी जी, शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? अब भाई साहब यह बात ना करे, जो होना था वो हो गया, अब शिकायत करने से क्या फायदा। मोहन जी चुप हो गए। भाई साहब आप आराम कीजिए, ये लोग तो शाम को ही मिलेंगे। जब तक मैं अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस घर में? अरे आप लोग के होते हुए उसे क्या दिक्कत हो सकती है? कामनी जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कर लीजिए। बेटा कोई परेशानी है क्या? चिंतित मोहन जी ने स्नेहा से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। पापा जी, मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। स्नेहा ने मोहन जी को परेशान देखकर उसने अपना दुख छुपा लिया। शाम को अमित और गोपाल जी के आने के बाद मोहन जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब मैं स्नेहा को ले जाने आया हूँ। अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दे तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप स्नेहा को ले जाइए, यह तो रिवाज है। स्नेहा बेटा जाओ, तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है ना। स्नेहा अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे अमित भी आ गया। मैं कल जा रही हूँ, हाँ जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा। जी जल्दी आ जाऊंगी। स्नेहा, यहाँ जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वह दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन स्नेहा अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की और स्नेहा अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक रहा। 10 दिन बाद अमित लेने पहुंच गया और स्नेहा एक बार फिर अपने ससुराल आ गई और फिर वही रोज के उल्हाने और छोटी छोटी बातों पर मायके के ताने। स्नेहा सब कुछ सुनती रही और उसी सेवा भाव से सब करती रही। जब ननंद रेनू आ जाती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती, लेकिन अमित और गोपाल जी के प्यार से सब भूली रहती। इस तरह शादी के 5 साल हो गए और स्नेहा एक बच्चे की माँ बन गई, लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम न हुई। एक दिन वो भी आया जब गोपाल जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो कामनी जी के जुल्म और बढ़ गए। अमित भी सब चुपचाप देखता, उल्टा स्नेहा को ही समझाकर चुप करा देता और इन सब का नतीजा यह हुआ कि स्नेहा पढ़ी लिखी होकर के भी अनपढ़ वाली जिंदगी जीने लगी। स्नेहा 2-2 साल तक मायके नहीं जाती, रात दिन घर के काम में लगी रहती। अब अमित के प्यार में भी वह बात न रही। कभी स्नेहा को पास बैठाकर यह भी न पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या कोई दुख या तकलीफ है। पढ़ी लिखी स्नेहा बेजुबान हो चुकी थी। जुबान तो थी पर गलत को गलत कहने की हिम्मत खो चुकी थी। स्नेहा किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। स्नेहा का बेटा मोनू सारा दिन दादी के पास रहता। आखिरकार कामनी जी के कुल का दीपक था, इसीलिए उसे सीने से लगाए घूमती थी। असरिया हुआ कि मोनू भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी खुशी में चला गया, लेकिन धीरे धीरे मोनू बदतमीज हो गया।
अपनी माँ के खिलाफ बदतमीजी से बात करता और अमित इसे दादी पोते का प्रेम समझ चुप रहता, और अगर कभी कुछ कहता भी तो कामनी जी अपने पोते का साइड लेती। समय बीतता गया। देवर मनीष की शादी हुई और स्नेहा जेठानी बन गई। मनीष की पत्नी टीना पहले दिन से स्नेहा की हालत देखकर सतर्क हो गई। वह स्नेहा की बहुत इज्जत करती और कामनी जी को तनिक भी भाव नहीं देती। कामनी जी उसके जवाब सुनकर चुप हो गई। कामनी जी की टीना को कुछ कहने की हिम्मत ना होती और सारा गुस्सा स्नेहा पर उतारती, और बस इसी तरह से एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब मोनू जवान हो गया। स्नेहा की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। मोनू की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सब सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्दी तलाश पूरी भी हुई और स्नेहा सास बन गई। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। स्नेहा दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली थी। आज उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। रेनू और सपना भी अपने अपने पति और बच्चों के साथ आए थे। स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया था। स्नेहा उसके लिए आज भी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, और अब तो मनीष भी टीना के इशारों पर ही चलता। टीना के 2 बच्चे थे जो स्नेहा ने ही पाले थे, और बच्चे भी बड़ी माँ कहते ना थकते थे। हर तरफ स्नेहा स्नेहा की पुकार थी। सपना भी स्नेहा के साथ काम में लगी थी। तभी जोर से आवाज आई, स्नेहा अभी कितना समय लगेगा तुमको? सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता। आवाज अमित की थी। आ रही हूँ स्नेहा अपने कमरे की ओर भागी, पर अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं बची थी और वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी भैया छोटी छोटी चीजों के लिए आप पर ही निर्भर हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अब आपकी पहली वाली उम्र नहीं रही है। सपना ने कहा, अरे यह तो समझाते जिंदगी हो गई, पर इनमें समझ कहाँ। स्नेहा मेरे कपड़े कहाँ हैं जो शाम को पहनने हैं, और वह नए वाले जूते कहाँ हैं? इस घर में कुछ भी समय पर नहीं मिलता। जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी पहनने हैं क्या आपको? सब समय पर मिल जाएगा। अरे अभी बता दो, मुझे पता होना चाहिए। जी आपकी अलमारी के नीचे वाले कोने में ही रखे हैं। और मोनू कहाँ है? बहुत देर से नहीं दिखा। आज भी उसके पैर घर पर नहीं है। वह तो मनीष ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, वरना मेरे लिए यह सब अकेले करना मुश्किल था। अब मैं जाऊं? अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, जल्दी करना सब, ताकि बारात समय से निकल सके। अरे स्नेहा सो गई क्या? स्नेहा तेज कदमों से चलते बाहर चली गई। शाम को बारात निकली। मोनू को दूल्हे के रूप में देखकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का यह सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। स्नेहा भी अपने लाल को देख खुश थी। अगले दिन सुबह मोनू अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर अपने बेटी की पत्नी पायल को देखकर स्नेहा को अपने दिन याद आ गए, जिस दिन उसने बहू बनकर इस घर में कदम रखा था। पर अच्छा याद करने के लिए क्या था, उसे वह सारी बातें याद आ गई कि उसके साथ कामनी जी ने क्या व्यवहार किया था। रेनू ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और अमित न होते तो उसका क्या होता। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि जो भी उसने सहा है अपनी बहू को नहीं सहने देगी। दीदी क्या सोच रही हो? तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो दीदी, टीना बोली। अभी स्नेहा आगे बढ़ी ही थी कि कामनी जी और रेनू आ गई। आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई है, तो आरती मम्मी उतारेगी। टीना ने रेनू को पीछे पकड़कर खींच लिया। नहीं दीदी, अब यह सब नहीं चलेगा। यह हक स्नेहा दीदी का है और यह काम वही करेंगे। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर में हमें क्या करना है यह हमें ही निर्णय लेने दें। टीना सोच समझ कर बोलो, रेनू इस घर की बेटी है। कामनी जी चिल्लाकर बोली, तो फिर मम्मी जी
इन्हें भी यह बात याद रखनी होगी कि इस घर की बेटी है। टीना, पागल हो गई हो क्या जो बोले जा रही हो? स्नेहा बोली, भाभी क्या कह रही हो? मोनू और पायल दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। चलो स्नेहा दीदी, आरती उतारो। कामनी जी और रेनू उसे देखते रह गई। फिर स्नेहा ने बहू की आरती उतारी और अंदर ले आई। टीना, बहू के कपड़े बदलवा कर उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर टीना जैसे ही आंगन की तरफ आई तो देखा मोनू रेनू और कामनी जी के साथ बैठा हुआ था। चाची जी, मम्मी कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्होंने बुआ और दादी से क्यों ऐसी बात की? कैसे बात की? और फिर जो बात की मैंने की। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं देखती? गलती की तो बात करो बेटा। हमें भी दीदी शुरू से ही गलत लगी, बस सब नजरिए की बात है। मोनू को कोई जवाब न सूझा। टीना पायल के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य रहा। बहू का मुंह दिखाई हुई, जिसको जो ठीक लगा दिया, लेकिन स्नेहा के पास अपनी लाडली बहू को देने के लिए कुछ नहीं था। शादी में ज्यादा कुछ मिला नहीं था। जो भी था वह बरसों पहले ही कामनी जी ने ले लिया था और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ वापस मांगे। अमित से एक दो बार कहा तो सब कुछ तो उन्हीं का है कहकर बात को टाल दिया था। आज बेचारी लाचार थी और अपनी इस लाचारी पर शर्मिंदा भी हो रही थी। भाभी, बहू को क्या दे रही हो? रेनू ने सबके सामने कहा। स्नेहा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ तो देना ही था। एकमात्र झुमके ही थे जिनके कारण पूरी शादी में उसकी इज्जत बची हुई थी। उसके कान की झुमकी उतारी और बहू के हाथों में मुंह दिखाई का नेक रख दिया। टीना सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह जब टीना की नींद खुली तो रसोई में खटपट की आवाजें आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा स्नेहा काम में लगी थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब आपके आराम के दिन है। दीदी छोड़िए ये काम, अब ये सब पायल की जिम्मेदारी है। अरे तो क्या हुआ? एकदम से सारी जिम्मेदारी डालना भी तो ठीक नहीं है ना। अभी अभी तो शादी हुई है, अपने ही घर में तो आई है, और फिर बहू होने के बंधन कैसे? पर दीदी, अरे तुम हो ना मेरे साथ। तुम भी तो इस घर में एक दिन नई आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ही। पायल 10 बजे सोकर उठी। तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। दीदी, बहू को इतना आराम तो हमने भी अपने ससुराल में नहीं किया। टीना बोली। स्नेहा मुस्कुरा दी। पायल ने भी सास के प्यार का खूब फायदा उठाया। जब मन होता सोती, जब मन होता उठती। मोनू के सुबह ऑफिस जाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। स्नेहा पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। पायल और कामनी जी सारा दिन बैठकर बातचीत में लगे रहते। टीना को बहुत गुस्सा आता, लेकिन स्नेहा को टीना के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे स्नेहा की स्थिति घर में नौकरानी की तरह हो गई और इस बात का असर यह हुआ कि हर कोई छोटी बड़ी बात पर स्नेहा को झिड़क देता। पर वो तो बहुत पहले ही पत्थर की हो चुकी थी। अमित को भी बस अपने काम से मतलब था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था वह भी समय के साथ साथ दूर होता चला गया। पर स्नेहा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन की बात है, घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा थी। रेनू भी आई हुई थी। पंडित जी आ चुके थे। पूजा में मोनू और पायल को बैठना था। स्नेहा और टीना ने मिलकर सारा काम निपटा लिया। स्नेहा अपने रोज वाले समय पर ही उठी। कामनी जी और पायल को तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पायल, जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो गया है। स्नेहा ने आवाज लगाई, पर पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। पायल, जल्दी करो, स्नेहा फिर से बोली। क्यों घर सर पर उठा रखा है? एक बार में सुन लिया, पायल ने झल्लाते हुए जवाब दिया।
पायल, कैसे जवाब दे रही हो? सास है वो तुम्हारी, माँ के समान है। टीना ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा। चाची जी, आप चुप रहिए, यह मेरे और इनके बीच की बात है, पायल ने जवाब दिया। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, क्या आप अब भी चुप रहेंगी? टीना ने रोते हुए कहा। मम्मी जी तो हमेशा ही चुप रहती हैं, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। कामनी जी और रेनू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। अमित के मुंह से कुछ न निकला और घर के बाहर चला गया। अमित को बिना कुछ बोले जाते देख मनीष को बहुत गुस्सा आया। सारी जिंदगी टीना ने स्नेहा का साथ दिया, किसी ने भी स्नेहा को कुछ कहा तो टीना ढाल बनकर खड़ी रही। पर आज जब पायल और मोनू टीना से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब भी अमित और स्नेहा भाभी चुप थे। मनीष से बर्दाश्त न हुआ और जोर से चिल्लाया, बस और अब एक शब्द नहीं। तुम भैया भाभी से चाहे जैसे भी बात करो, पर टीना से ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। टीना, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा ही भूल चुकी हैं। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिल रहा है। टीना रोते हुए अपने कमरे में चल दी। रुको टीना, स्नेहा जोर से चिल्लाई। टीना रोते हुए स्नेहा को देखने लगी। अभी और कुछ बाकी है क्या? रेनू बोली। बस रेनू, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फायदा उठाया। आप सारी जिंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रही हैं। मैं सब सुनती रही, कभी आपको या घर के किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चुप रहूंगी, घर में कलह नहीं होने दूंगी। आपके भैया ने भी वादा किया था कि इसके बदले में वह मुझे प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से समान सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति पत्नी की परवाह नहीं करता है तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी होने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार ना सही, थोड़ी सी दया भी दिखा देती। मैंने अमित को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वही मेरे से दूर हो गए। मोनू को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं। मैं खुश रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। टीना के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी, सोचा सास अच्छी बन जाऊं। पायल ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं पायल को दूंगी। वह इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी और उसको मैंने किसी की भी बात के लिए दबाव नहीं दिया। पर उसने भी मेरे और मेरी सोच का गलत फायदा उठाया। आज उसने तेज आवाज में बात करके यह साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नजर में, और आज जब सास हूँ तो बहू की नजर में। नहीं मम्मी, हर बार गलती मेरी नहीं होती। अब बस टीना और मनीष कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई और अपनी खुशी से जाना चाहे तो जा सकता है। मम्मी देखो, बरसों बाद जुबान खुली है तो कितना जहर उगल रही है। बस रेनू, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, अमित बोला, जो कि दरवाजे के पीछे से स्नेहा की बातें सुन रहा था। स्नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में भूल चुका था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, पर मुझे शिकायत भी है कि तुमने कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई। और मोनू, आज की पूजा में तुम दोनों नहीं बल्कि मैं और स्नेहा बैठेंगे। टीना, तुमने सारी जिंदगी समझदारी से काम लिया और आज घर छोड़कर चल दी।
चलो बैठो यहीं। और मनीष भी वहीं बैठ गया। पायल और मोनू भी पूजा में बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। स्नेहा उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो मोनू बोला, पायल, मम्मी के साथ जाकर रसोई का काम देख लो। मम्मी, आप पायल को काम बताएं और आप दादी के साथ बैठकर आराम करें। चाची जी, हमें माफ कर दीजिए, कहकर मोनू ने घर के सभी लोगों के पैर छू लिए। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। दोस्तों, चुप रहना अच्छी बात है। चुप रहकर बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म किया जा सकता है। चुप रहकर घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब सवाल अपने खत्म होते अस्तित्व का हो, आपका आत्मसम्मान दांव पर लगा हो, तो चुप रहना मूर्खता है। सही समय पर सही बात के लिए आवाज उठाना ही हमारे बुद्धिजीवी होने की निशानी है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।